आज 4 अप्रैल है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, सभी मीडिया कर्मी को यहाँ पर बुलाए हैं, क्या कारण है? देखिए, हजारों कुर्बानियाँ देकर हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद करवाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मेहनत ने हमें लोकतंत्र दिया और आज उसी लोकतांत्रिक स्थिति पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगते देख मीडिया के, जब हम सभी जानते हैं लोकतंत्र के 4 खंभे होते हैं, सरकार, विधायिका, मीडिया और न्यायपालिका। जब कोई नहीं सुनता है बात को तो हमारा एकमात्र ध्येय, हमारा एकमात्र उम्मीद बच जाता है मीडिया, बच जाता है न्यायालय। अब आप देखिए, पिछले दिनों मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई और भूमिहीनों के दर्द को बांटने का प्रयास किया, तो खुन्नस में आकर नगर आयुक्त आरिफ हसन जी ने, जो मकान किसी को नहीं दिखता है क्योंकि सड़क के नीचे आप देखते हैं, इनको 3 मंजिला बना के फाइन कर दिया। 300 मीटर की दूरी को 12 मीटर बता दिया, 10 लाख का जुर्माना और भवन को सील कर दिया। आप देखते होंगे कि हमारे स्कूल में वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं और बहुत न्यूनतम फी में बच्चों को पढ़ाकर समाज में रोशनी लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जहाँ शिक्षा का प्रसार हो रहा था, उस बिल्डिंग को, कच्चा बिल्डिंग को 3 मंजिला बता करके फाइन कर दिया जाता है। जो बिल्डिंग शहर में किसी को नहीं दिख रहा था वह नगर आयुक्त महोदय को 3 मंजिला दिख जाता है, और जो बिल्डिंग शहर में सबों को दिख रहा है, सौरा नदी के 10 मीटर के अंदर 8 मंजिली इमारत बनकर तैयार हो रही है, जो पूर्णिया के सौरा नदी के इकोलॉजी को प्रभावित कर रहा है। सौरा नदी में बांध बना करके रास्ता बनाया गया वहां जाने के लिए, वह बिल्डिंग नगर आयुक्त महोदय को क्यों नहीं दिख रहा है? सवाल है कि क्या नगर आयुक्त महोदय सापेक्ष कार्यवाही करके शहरवासियों का दिल जीत पाएंगे? आप इस बिल्डिंग को देखिए, नदी में बना हुआ यह बिल्डिंग शहर के इकोलॉजी को पूर्णतः प्रभावित करने के लिए आमादा है। इस बिल्डिंग के कारण सौरा नदी के आने वाले समय में सूख जाने की संभावना है, और यदि सौरा नदी सूख जाती है तो आप तमाम लोगों को पता है कि पूर्णिया में जलाभाव हो जाएगा और पूर्णिया के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में इस बिल्डिंग पर दर्जनों आरटीआई लगा हुआ है। दर्जनों बार पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच करने का आदेश निर्देश दिया है, लेकिन महोदय आरिफ हसन जी जो नगर आयुक्त हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो गंभीर भ्रष्टाचार और गंभीर पक्षपात की ओर इशारा कर रहा है। मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि देखिए, एनएच के किनारे यह बिल्डिंग है मिलिया इंटरनेशनल स्कूल का। इस बिल्डिंग पर जो कि कहा जा रहा है कि बिना नक्शा का और अवैध भूमि बना हुआ 2010 से इस पर केस चल रहा है, और आज तक इस पर एक नोटिस चस्पा नहीं हुआ है, जो गंभीर उगाही, गंभीर भ्रष्टाचार और गंभीर पक्षपात की ओर इशारा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप मुंह देखा कार्यवाही क्यों करते हैं? ये बिल्डिंग रामबाग में मिलिया कॉन्वेंट का है, जो नाले पर बना हुआ है, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, नाले पर बिल्डिंग बना हुआ है, इस पर कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया है। ये किस ओर इशारा करता है? आप मीडिया बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ। मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की दर्जनों बिल्डिंग जो सौरा के कछाड़ में बिना किसी नक्शा के बने हुए हैं, उन बिल्डिंगों पर आज तक कोई नोटिस चस्पा नहीं किया जाना, किस ओर इशारा हो रहा है? अब सबसे गंभीर बात जिस पर आप तमाम साथियों का ध्यान मैं खींचना चाहूंगा, आप इस लेटर को देखिए। ये प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश है। इस आदेश के तहत प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा था कि भट्टा के जितने भी मॉल हैं, बिल्डिंग हैं, होटल हैं, रेस्तरां हैं, सब पर जांच करके कार्यवाही किया जाए। लेकिन आयुक्त महोदय ने पिक एंड चूज की प्रक्रिया को अप्लाई करते हुए एक बिल्डिंग को चुना, अन्य को छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह गंभीर भ्रष्टाचार, गंभीर उगाही और गंभीर पक्षपात की ओर इशारा नहीं है? मैं आप तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं। मैं आप तमाम साथियों से यह जानना चाहता हूं कि लाइन बाजार में जब सैकड़ों डॉक्टरों का दुकान है, क्लिनिक्स है, जो सौरा के प्रवास क्षेत्र में भी बने हुए हैं, उस पर कार्यवाही नहीं होती है। गिन चुन के 6-8 डॉक्टरों को टारगेट किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। आखिर क्यों? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि आर्टिकल 32 हमारे संविधान का आर्टिकल है, जो हमें
विरोध करने का अधिकार देता है, शांतिपूर्ण विरोध का। मैं 20 तारीख को बाकायदा निवेदन करते हुए एप्लीकेशन डालकर कि 25 को मैं धरना प्रदर्शन करूंगा शांतिपूर्ण। 6 दिन पहले दिए गए आवेदन के बावजूद जब मैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करता हूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारा फंडामेंटल राइट है, फिर भी मेरे ऊपर 107 का केस कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह किस प्रक्रिया के आधार पर किया गया? ना ही धरना के पूर्व ना ही धरना के बाद कोई अप्रिय घटना घटी। सारे लोगों के पास फुटेज है उस धरना का, जिसमें किसी को भड़काने की बात नहीं करी गई है, किसी को उद्वेलित करने की बात नहीं की गई है, फिर भी 107 का केस क्यों किया गया? क्या नागरिक अधिकारों का कुचलने का पूरा प्रबंधन कर रखा है इन लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय पूर्णिया से कि आपने 5 से 10 हजार घरों पर अनुमानित नोटिस चस्पा किया था। जब मैंने आरटीआई से जवाब मांगा आपसे, तो आपने जवाब में लिखा है कि सिर्फ 61 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हजारों घर पर नोटिस टांगकर यदि 61 लोगों पर कार्रवाई की गई है, तो आपको नहीं लगता है कि अन्न से उगाही की ओर इशारा है, अन्न से भ्रष्टाचार की ओर इशारा है? यह स्पष्टता आप लोग महसूस कर सकते हैं कि हजारों घरों पर यदि नोटिस चस्पा होता है तो कार्रवाई 61 लोगों पर क्यों होती है? एक और गंभीर मुद्दे की तरफ मैं आप तमाम साथियों का ध्यान लाना चाहता हूं कि सुबह में क्रॉस का चिन्ह लगता है कि मकान को तोड़ा जाएगा, 2 दिन के बाद वहां गोल घूम जाता है कि अब ये मकान सुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सा जादू है, कौन सा वह मैजिक है जिस आधार पर 2 दिन के अंदर टूटने वाला मकान सुरक्षित मकान में कन्वर्ट हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग आरिफ हसन जी के गुड बुक में आ जाते हैं उनका फाइल बंद क्यों हो जाता है, और जो लोग इनके कार्यशैली का विरोध करते हैं उनके कच्चे मकान को 3 मंजिला क्यों बताया जा रहा है? मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय से आग्रह करता हूं कि यदि आप सापेक्ष कार्यवाही करेंगे तो एसएम झारू की चट्टान से टकराना होगा। यदि आप निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे तो मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा होकर शहर के तो सौंदर्यीकरण में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। आप साथियों को पता है सौरा संरक्षण की बात एसएम झा ने शुरू करी थी, इससे पहले किसी ने इस तरह से नहीं मुहिम चलाया था। हजारों पेड़ पौधे मैंने लगाया सौरा को सुंदर बनाने के लिए। आप 10 कदम आगे जाके देखिए, यहाँ पर जितनी सुंदर घाट है सौरा की, पूरा पूर्णिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ जितना सुंदर सौरा का जो प्रवहन है कहीं नहीं मिलेगा। आज उसी सौरा को बांध करके इसको सुखाने की जब प्रयास होगी तो एसएम झा का कलेजा फटेगा या नहीं? जिस सौरा संरक्षण के नाम से एसएम झा को लोगों ने जाना शहर में कि एसएम झा सौरा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी सौरा को यदि बांध करके उसको सुखाने की बात की जाएगी तो क्या एसएम झा का सीना फटेगा या नहीं फटेगा? तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग एनजीटी के नियमों के खिलाफ है, जिस बिल्डिंग पर जाने के लिए रास्ता बनाया गया सौरा को बांध करके निजी पुल बना दिया गया है, उस बिल्डिंग पर कार्रवाई कब करेंगे? और यदि कार्रवाई नहीं की जा रही है उसका कारण क्या हो सकता है? मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से जानना चाहता हूं। आपके सामने जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, चयन गोस्वामी इनका नाम है, इन्हीं के जमीन को लेकर के जो नदी में भी कुछ जमीन पड़ता था उसी पर पुल बना करके G7 बिल्डिंग तक पहुंचने का मार्ग बनाया गया है। एक गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित करके इसको जमीन से बेदखल कर दिया गया है, जमीन पर कब्जा भी कर ली गई है, जमीन के एवज में कुछ दिया भी नहीं गया है। आप देखिए 15 बीघा जमीन जिसका पूर्णिया के टाउन में होगा, क्या उस व्यक्ति की हालत ऐसी होगी? तो मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से शहर के अंदर चल रहे भूमाफिया और पदाधिकारी गठबंधन के ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं, और आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन, शहर के जनप्रतिनिधियों, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, माननीय महामहिम राज्यपाल बिहार एवं माननीय तमाम जो पब्लिक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, आप मीडिया बंधु से के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कंपनी का राज चलेगा देश में? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो जाएगी?
क्या गरीबों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा? क्या भूमाफिया मजे में रहेंगे? क्या हम जैसे सामाजिक मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति को कच्चा निर्माण 3 मंजिला बता करके प्रताड़ित किया जाता रहेगा? आज समाज में प्रक्रिया को ही पनिशमेंट बनाने का काम किया गया है। अब उन्होंने कह दिया 3 मंजिला है, अब मुझे प्रूव करना है हाई कोर्ट में, बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में कि ये 3 मंजिला नहीं है, ये कच्चा निर्माण है। लेकिन उन्होंने तो प्रक्रिया मुझे फंसा दिया। आज आप बाइक लेके चलते हैं, आपके माइक को रिवॉल्वर साबित करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यदि इस तरह की कंडीशंस नहीं रुके, यदि ये मोनोपोली नहीं रुका, तो क्या आपको लगता है शहर में केओस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? क्या शहर परेशान नहीं होगा? आज ऐसे में जाके कच्चे घर को 3 मंजिला बताया जा रहा है, कल आपके बाइक को रिवॉल्वर बताया जाएगा, कल किसी के साइकिल को हवाई जहाज बता दिया जाएगा। तो मैं जो यह लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें मेरा निजी स्वार्थ कहीं नहीं है। मेरा बस इतना ही लड़ाई का उद्देश्य आशय है कि सापेक्ष कार्यवाही बंद हो, पदाधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं शिक्षक के रूप में निष्पक्ष हूँ, वकील के रूप में निष्पक्ष हूँ, स्कूल संचालक के रूप में निष्पक्ष हूँ। तो मैं यहाँ आने वाले पदाधिकारियों से विनती करता हूँ कि आप सापेक्षता को छोड़ दीजिए, आप निष्पक्ष होकर कार्यवाही कीजिए। यदि मैं गलत हूँ, आप मेरे ऊपर कार्यवाही कीजिए, लेकिन मैं गरीबों की आवाज बनने के कारण यदि गलत हूँ तो ये तो नहीं चलेगा। और जो गलत है, भूमाफिया है, उसको आप संरक्षण देंगे, ये भी नहीं चलेगा। आप निष्पक्ष कार्यवाही कीजिए, और यदि आप लोग का कोई सवाल है तो पहले हमसे कर लीजिए, आपके बगल में हम उनसे इनसे सवाल कर सकते हैं। माइक दीजिए कोई उनको। माइक। सर, आप गरीब के सापेक्षा की बात करते हैं, सापेक्ष की बात करते हैं, और साल में 3 बार आपका हुलिया चेंज हो जाता है। आप गरीबों की आवाज़ की बात करते हैं, कभी आप वकील बन जाते हैं, कभी आप शिक्षक बन जाते हैं, कभी आप पत्रकार बन जाते हैं, और गरीबों को शोषण की बात करते हैं। तो हमें तो लगता है कि आपका निजी स्वार्थ है, आपके स्कूल में ताला मार दिया गया है, इसीलिए इस तरह की बातें आप उठा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं जिस भी रूप में आऊँ, उद्देश्य बस एक होता है, वह होता है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और समाज को न्याय दिलाने की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शहर को मैंने हजारों ऑफिसर्स दिए हैं, कोई भेदभाव कभी नहीं किया कि हिंदू है या मुसलमान, छोटा है या बड़ा। आज इस स्कूल के माध्यम से मैं 50 से 60% बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। जब मुझे लगा कि अब न्याय दिलाने के लिए मुझे काला कोट भी धारण करना पड़ेगा, तो मैंने इस रूप में आने में देर नहीं करी। क्या आपने LLB कर रखा था? मैं 2006 से बार एसोसिएशन पूर्णिया का सदस्य रहा हूं। विगत दिनों अन्य फ्रंट पर समाज सेवा करने के कारण मैं वकालत नहीं कर पा रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने वकालत क्यों करी। अभी मेरे ऊपर धरना देने के लिए 107 का केस किया गया, आप लोगों को मालूम है, आप सभी जान रहे हैं। मुझे 107 की बारीकियों का पता है। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से कहा 107 से क्या होगा, 214 कर दीजिए। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, फुटकर विक्रेताओं को जिसकी दुकान भी तोड़ दी गई, उसके ऊपर 107 भी कर दिया गया। 107 के नाम से बुखार आ जाता है लोगों को। आखिर हमारे उन भाई बहनों को न्याय कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा न्याय? तो वहां भी कोर्ट में भी इस कोट पहनकर मेरा उद्देश्य गरीबों को न्याय दिलाने की है, आपके न्याय की लड़ाई लड़ने की है, आपको कानून की बारीकियां समझाने की है, ताकि आपको कोई डरा करके प्रताड़ित नहीं कर सके। मैं शिक्षक के रूप में रहूं, नेता के रूप में रहूं, समाज सेवी के रूप में रहूं, एडवोकेट के रूप में रहूं, रूप कोई भी हो, मैं आपको बताना चाहूंगा मैं तो उतना महान नहीं हूं। लेकिन प्रभु श्री राम जब बचपन में थे, तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुत मनोहारी चेहरा था उनका, लुभावन चेहरा था। जब वह जनकपुर गए तो एक ही राम कई अन्य लोगों को अन्य रूप में दिख रहे थे। जो प्रभु को मानने वाले थे उनको मासूम दिख रहे थे, जो दैत्य प्रवृत्ति थे उनको राक्षस दिख रहे थे। और जब बाली को मारने की बात आई थी तो छुप कर पेड़ के पीछे से मारे थे, और जब रावण का संहार करने की बारी आई थी तो प्रचंड रूप धारण किए थे। माँ दुर्गा, जिसको कहते हैं माँ का करके संबोधित करते हैं, जब दैत्य का संहार करना पड़ा था तो उन्होंने भी एक हाथ में भाला, एक हाथ में तलवार, हाथ में खप्पर लेकर दैत्य शक्तियों का विनाश कर दिया था। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति रूप बदलकर मजबूर होता है तब
जब उसके सामने समाज को कुचलने की बात की जाती है तब वह रूप बदलने के लिए मजबूर होता है। और रूप बदलता है, फितरत नहीं बदलती है। मेरा चेहरा चाहे कोट पहन लूं, चाहे पैजामा कुर्ता पहन लूं, चाहे हाफ पैंट पहन करके पानी के दौरान, वाटर लॉकडाउन के दौरान एक एक घर में जाकर के देखने की बात हो, हर जगह एक ही चीज आपको देखने को मिलेगी, वह समाज के प्रति सचेतता, समाज के प्रति समर्पण, समाज के प्रति अपने आप को मिटा देने की प्रवृत्ति। आप जनता के न्याय की बात करते हैं। यह रूप जो आज मैं देख रहा हूं ऑन कैमरा, ये आप पहले भी जनता के न्याय के लिए पहन सकते थे, लेकिन आप उस समय में पहने जब आप खुद मुसीबत में घिर गए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पूर्णिया अमन, चैन, समृद्धि और विकास का प्रतीक रहा है, ये अधिकारी जब तक पूर्णिया में नहीं आए थे, पूर्णिया के फुटकर विक्रेता शांति से जी रहे थे, लोग अच्छे खाना खा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, और औने पौने संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हुए आके औने पौने जिस भी निर्देश, देखिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने लिखा है एक जगह, प्राप्त शक्ति का आधार पर मैं 10 लाख का फाइन करता हूं। अरे भाई, शक्ति यदि सार्थकता में खर्च हो पूजनीय हो जाता है, लेकिन शक्ति यदि विनाश में खर्च हो तो वह निंदनीय होता है। शक्ति प्रभु राम के पास भी था, शक्ति रावण के पास भी था। राम ने उत्थान के लिए यूज किया, आज पूजे जाते हैं। रावण ने विनाश के लिए यूज किया, समूल विनाश हो गया उसका। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्राप्त शक्ति की जो आप बात करते हैं उसका दुरुपयोग वेलफेयर डेमोक्रेसी है। वेलफेयर डेमोक्रेसी में कानून लिमिटेड है, कानून लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया को पार नहीं कर सकता है। कानून का उद्देश्य कभी प्रताड़ना नहीं हो सकता है। कानून का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। इससे पहले ये हालात भी नहीं हुए थे, इसलिए इससे पहले मैंने कोर्ट भी नहीं। एक बार उनसे बातचीत कर लेंगे हम, उनका क्या समस्या है। चलो क्या ना आगे बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? चयन कुमार गोस्वामी। आपका क्या समस्या है? बैठे हैं आप। हमारा समस्या 15 बीघा जमीन जो है, उस जमीन में लोग पहले से ही मकान। कहाँ पर जमीन था आपका? कप्तानपाड़ा में। अच्छा, उस जमीन में तो पहले से मकान बना हुआ था। इस जमीन पर हमने केस लड़ा, 11204 केस नंबर है, केस पेंडिंग है। तो माने केस रहते हुए भी भूमाफिया सब जो अमित दत्ता, ज्योति दत्ता, ये सब जो है भूमाफिया, राणा चक्रवर्ती, हितेश सिंह से मिल करके पूरा जमीने को जो है घेर घाल लिया। कोरोना काल में मुक्ति वाला जो प्रभात पर, कोरोना काल में जबकि हम आवेदन दिए हुए डीएम साहब का है, कोरोना काल में मकान बना दिया, आलिशान मकान बना दिया प्रभात पर। इसके बाद भी हम आवेदन दिए, इसमें भी आवेदन दिया हुआ, कुछ नहीं कार्रवाई। अभी आप क्या मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया क्या से माध्यम से करना चाहिए, सब पर कार्रवाई हो। हम गरीब आदमी जाए कहाँ, क्या करें बोलिए। मकान का हमारा मकान का ढेला वोला देकर अभी देख सकते हैं, हम छत भी छत किया हुआ है, मैंने बाथरूम लैट्रिन भी तोड़ दिया गया था। अभी हम नया बनाए टीना, उसमें हमें बुजुर्ग, इसमें जो है हमें अकेले है, इसीलिए लोग को मनोबल बड़ा हुआ। वो लोग को सामने कैसे हम जाए, बंदूक लेके घूमते रहता है। चलिए ठीक। और कोई सवाल था क्या? हो गया।